Hello everyone, welcome to Dakshina E classroom program and this is a revision lecture based on modern physics for NEET students. Okay, तो देखो पहली बात तो थोड़ा सा इसका कनेक्शन नीट से तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। आप थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या नीट के क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड देयर आर सम टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, दैट इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड ऑल दैट एंड फ्यू मोर इज इट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर आपका हाइड्रोजन आइटम आ जाता है उसमें बोर मॉडल वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो उनका एनर्जी लेवल और ये सब चीज़ें तो वो अभी मैं बात करूँगा। अनदर पॉइंट कि जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं बट कंसेप्चुअल चीज़ें कभी फार्मूला बेस्ड और बेसिक एप्लीकेशन कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और तो ये आप लोग भी जब आप पढ़ रहे हैं कोई सा भी चैप्टर देन इट्स बेटर ऑलवेज टू स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले के लिए पेपर थोड़ा सा देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन नीट पूछता है, कैसे पूछता है। अनदर इंपॉर्टेंट अगेन वेरी दैट इज़ टाइम एंड स्पीड बेसिकली, तो वो आपका प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती हैं चीज़ें। सो ट्राई एज मैनी प्रॉब्लम एज यू कैन। एंड अभी अपन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट टाइम it was observed by Hertz, but Hertz did not even realize that this is a photoelectric effect because Hertz जो experiment कर रहे थे, he was doing experiment for generation of electromagnetic waves, is it? तो उसके लिए उन्होंने बट हाँ बाद में चीज़ें पता चली कि that was also first observation of photoelectric effect। बाद में later on हॉलबैक एंड लेनार्ड बोथ डिड लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि हाँ यूवी रेज हैं जो जिंक प्लेट वगैरह पे अगर गिराते हैं तो कुछ करंट प्रोड्यूस फ्लो होता है सर्किट में। अगर उन रेज को स्टॉप कर देते हैं देन देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे यूवी रेज है उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट हम मेटल पे गिरा रहे हैं, एक पार्टिकुलर मेटल पे दैट वाज जिंक बेसिकली, तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो वहाँ से उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि कुछ एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है एंड हीट गिव दैट हीट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बाद में उन्होंने और भी देखा चीज़ें कि कुछ एल्कली मेटल्स वगैरह हैं, दे आर इवन सेंसिटिव टू विजिबल लाइट के सीजियम एंड ऑल द सीजियम और कुछ इस तरह के मेटल्स हैं जिन पे अगर विजिबल लाइट भी गिराई जाती है तब भी वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि जो ये फेनोमेना चल रहा है, मैं जो स्टोरी तुम्हें बता रहा हूँ, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर भी नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड लेटर ऑन, जो हॉलबैक एंड लेनार्ड ने और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया उसके अराउंड 10 ईयर्स और 8 ईयर्स बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो बाद में चीज़ों को कनेक्ट किया गया, ओके दैट वाज दिस देन दिस ऑल दैट, उससे पहले चीज़ें नहीं थी। एक और इम्पॉर्टेंट जो इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कनेक्शन होता है दैट वाज विद द लाइट, क्योंकि उस टाइम पर अगेन लाइट का पार्टिकल नेचर वाज एक्सेप्टेड। तो सब लोग सॉरी जस्ट आई एम टेकिंग इट बैक, लाइट का वेव नेचर वाज एक्सेप्टेड एक्चुअली। इनिशियली न्यूटन ने जब अराउंड 15-16 सेंचुरी में फर्स्ट टाइम स्टडी किया था तो लाइट का पार्टिकल नेचर था। बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल की वजह से वो सब चीज़ें वेव नेचर, तो वेव नेचर वाज एवरीबडी बिलीविंग वेव नेचर। तो अब आपको जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको वेव नेचर से समझना है। फिर देखेंगे कि कैसे चीज़ें वेव नेचर में उसमें खत्म एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है एंड देन आइंस्टीन एक्सप्लेन कर देते हैं उनको 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय कंसीडरिंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटोन कंसेप्ट डिफाइन करते हैं और उसकी हेल्प से। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा जस्ट आपको समझने के लिए थे। बाकी मेनली चीज़ें कि कंसेप्ट क्या है और उसमें क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूले हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, दैट शुड बी योर फोकस। तो देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है बेसिकली, व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट or a metal surface is irradiated by light of sufficient frequency, electrons are emitted from the surface and that is called photoelectric effect। इसको अभी क्योंकि अब तो सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमें जानकारी है और एक एटम का स्ट्रक्चर भी हमें पता है कि हमें ये भी पता है कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस से बॉन्डेड रहता है, एक एनर्जी से बंधा हुआ होता है, बाइंडिंग एनर्जी जिसको बोल सकते हैं। अगर उतनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं देन द इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रीड, सही ना, वो एटम से फ्री हो जाता है। और वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराते हैं, सो इन दिस बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय लाइट और फोटॉन्स।
जब लाइट गिरती है सरफेस पे तो वो फोटो लाइट बेसिकली एक जिसको अपन प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको फोटोन कहा जाता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है एंड देन इट्स ट्रांसफर्ड इट्स कंप्लीट एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर सफिशिएंट एनर्जी उसके पास होती है देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया सीधा, इट्स इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from a metal surface when it is irradiated by light, or when a light photon strike the metal surface, electrons are coming out, electrons are ejected out from the surface. This phenomena is termed as photoelectric effect. First time studied by Hertz, later on some observations was made by Hallberg and Lenards, और मेनली जो स्टडी की वो आइंस्टीन ने। तो जो आइंस्टीन ने कुछ इसमें रिजल्ट भी डेराइव किए थे, और उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स इसके बारे में, तो इसमें जो टर्म्स आती हैं वो है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटल सरफेस है, ठीक है ना, मेटल सरफेस ये मान के चलते हैं, सम लाइट इज फॉलिंग ऑन इट, ठीक, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट। तो ये तो क्या आ गई, लाइट, जिसको आप बोल सकते हैं फोटोन, ठीक है ना, एंड दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक इसके लिए प्रॉपर सेटअप रहता है बेसिकली स्टडी करने के लिए है। तो सेटअप कुछ इस तरह का है, मैं मतलब ड्रॉ कर देता हूँ। लेट मी जस्ट ड्रॉ द सेटअप एंड आई विल एक्सप्लेन फ्यू टर्म्स एंड हाउ ऑल दोज थिंग्स डेवलप्ड। ओके, सो द सेटअप फॉर ऑब्जर्विंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लुक्स लाइक समथिंग दिस। तो यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, कैथोड है, दूसरी मेटल प्लेट एनोड है, और एक ट्यूब के थ्रू लाइक ओपनिंग इज देयर एंड थ्रू दैट ट्रांसपेरेंट लाइक सी ठीक से लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस मेटल सरफेस। इस करंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक एमीटर लगा हुआ है सर्किट में। व्हेन करंट विल बी फ्लोइंग इट विल रिकॉर्ड सम रीडिंग। ये वोल्टेज है बेसिकली, दैट विल बी लाइक मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसलिए है यहाँ पे बेसिकली कि पहले अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ सेट कर देते हैं एंड नो लाइट इज फॉलोइंग, ठीक है ना। फिर वोल्टेज अपन यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर बिकॉज सम करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल है। तो उससे क्या होगा, ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगा है तो करंट भी कुछ फ्लो हो रहा है क्या। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लाइट नहीं गिरा रहे हैं और तब भी थोड़े से पोटेंशियल के लिए अगर और ज़्यादा इवन पोटेंशियल के लिए भी करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का रीज़न इज समथिंग एल्स, नॉट बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और नॉट बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो वो सब ऑब्जर्वेशंस के लिए ये सेटअप रहता है। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा देखा जाता है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और अक्रॉस दीज टू रॉड्स व्हेन नो लाइट इज फॉलिंग देन नो करंट इज देयर इन द सर्किट। तो मतलब कि जो भी अगर करंट फ्लो होगा सर्किट में वो लाइट की वजह से ही होगा। बाद में इसको चेंज कर दिया जाता है वो भी सब ऑब्जर्वेशंस वगैरह के लिए। सो दिस इज अ बेसिक सेटअप। फिर इसमें जो आता है बेसिकली टर्म दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टर्म्स सबको क्लियर होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से निकलते हैं व्हेन लाइट और फोटोन स्ट्राइक द मेटल सरफेस, दैट इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड प्लेट इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक इसमें रहता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है कि जो मेटल प्लेट है, हर एक मेटल प्लेट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एक मिनिमम एनर्जी रहती है कि उतनी एनर्जी का फोटोन इसको स्ट्राइक करेगा, देन ओनली फोटोन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। तो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन दैट मस्ट स्ट्राइक to eject an electron from the metal plate. That minimum energy is termed as work function. एक आता है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो थोड़ा सा समझने का इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी वाला एक फोटोन इसको स्ट्राइक करेगा। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होता है एंड इट रन्स एक्चुअली टुवर्ड्स एनोड प्लेट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा तो सर्किट कंप्लीट एंड देयर विल बी करंट इन द सर्किट। तो जो सबसे तेज़ बेसिकली जिसको अभी अपन आगे समझेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच रहा है, अगर उसको भी हमें इसको रिवर्स करके नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए
उसको भी रोकना हो तो इसके लिए कितना मिनिमम ये रिवर्स्ड पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, दैट विल बी योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड इन with reverse, is it, or opposite direction to this polarity so that current in the circuit becomes zero। ठीक है, और इसको थोड़ा सा देखो, अभी क्योंकि रिवीजन है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो समझ सकते हैं। आपको ये भी पता है कि यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी के होती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी के से दौड़ता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है। अगर हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इज इट, तो पोटेंशियल ऑफ this with respect to this, potential of, you can say, anode with respect to in this situation what will happen, ये तो इधर ही आगे जाएगा, है ना। लेकिन अगर रिवर्स नेगेटिव और पॉजिटिव, पोटेंशियल ऑफ कैथोड विद रिस्पेक्ट टू एनोड जब इस तरह का लगा दिया जाएगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ धक्का लगेगा। तो ये मिनिमम कितना पोटेंशियल लगाया जाए कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना पहुँच पाए, दैट पोटेंशियल विल बी टर्म्ड एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना। रिटार्डिंग पोटेंशियल एक टर्म होती है। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनोड लेस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज टर्म्ड एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन। ठीक है ना। जो वर्क फंक्शन है फाई, जिसको अपन लिखते हैं, वो लिखते हैं एच न्यू। ये बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट विल बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, वो फ्रीक्वेंसी क्या फोटोन इसको स्ट्राइक करता है मेटल प्लेट को, तो कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। हाँ, अगर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट। तो ये कुछ टर्म्स हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। काइनेटिक एनर्जी, इसमें ये रहता है कि देखो ये क्या है, इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे एक एटम लेते हैं अगर हम, न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स में हैं, वो क्या है, कुछ एनर्जी से बंधे हुए हैं न्यूक्लियस से और एटम से। तो एक फोटोन अगर यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो इसकी क्या होगा, इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करानी है कि ये जो बंधा हुआ है जितनी एनर्जी से, वो उससे ज़्यादा इसको एनर्जी मिल जाए तो ये फ्री हो जाएगा। समझ में आ रही? उस एनर्जी को वो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी है वर्क फंक्शन के बराबर। समझ में आए? तो जब इसकी एनर्जी मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर होगी तब ये जस्ट निकल पाएगा। अगर उससे ज़्यादा होती है तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन के बराबर तो इसको निकालने में यूज़ हो गई, बाकी जो एनर्जी होगी फोटोन की, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आप समझ सकते हैं। तो इसको आइंस्टीन ने लेटर ऑन एक्सप्लेन किया था। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाता है, और के ई मैक्स जो मैक्सिमम पॉसिबल होगी वो एच न्यू, ये तो एनर्जी गिरी, यूज कहाँ हो गए, एच न्यू थ्रेशोल्ड, इतनी यूज हो गई, बाकी जो बची वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म में आ जाती है। इस पे अब आइंस्टीन ने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस किए कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ें कैसे रिलेटेड होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। ओके, सो आइंस्टीन एक्चुअली डिड सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले मैं वो आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, देन आई विल टेल यू कि क्या कैसे सब चीज़ें। तो एक जो आइंस्टीन ने ऑब्जर्वेशन किया, दैट वाज रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक करंट। सो फोटो करंट वेरिएशन करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ये क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंटली चीज़ें ऑब्जर्व की गई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत अजीब वाली लग रही थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन येस दैट वाज ऑल हैपनिंग। अभी अपन बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आइंस्टीन ने उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। तो अब क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक जो आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया वो ये था। सो दिस इज इंटेंसिटी एंड फोटो करंट। ये बात ऑलरेडी क्लियर है कि जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब तो डेफिनेटली करंट आ ही नहीं रहा है, कुछ फ्लो होगा ही नहीं। तो उसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी यू कैन राइट न्यू ग्रेटर देन न्यू थ्रेशोल्ड।
ठीक है ना, उस लाइट की इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। तो ये ऐसा दिखाया था कि अगर कोई इंटेंसिटी में नहीं है, मतलब इंटेंसिटी जीरो मतलब लाइट जीरो मतलब करंट जीरो, सो द ग्राफ लुक्स लाइक समथिंग दिस स्ट्रेट लाइन। मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है। सो यू कैन राइट फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट केस इसी में आता है, उन्होंने और भी चीजें ऑब्जर्व की। दिस इज अ फोटो करंट, I versus V potential difference between एनोड, ठीक है ना, कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी, ठीक है ना, अगर मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूं देन इट लाइक स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड देन दिस। ठीक, तो ये क्या है, फॉर इंटेंसिटी लेट्स से I1। अच्छा, यहाँ पे करंट भी मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इंटेंसिटी से, तो आई एम राइटिंग इट करंट एंड इंटेंसिटी। सो देयर I स्टैंड फॉर इंटेंसिटी एंड हियर I स्टैंड फॉर करंट। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा देखा गया। अब अगर इसकी पोलरिटी को हम रिवर्स कर दी जाते हैं, मतलब कैथोड माइनस एनोड वो, और या फिर आप यहाँ पे ऐसे समझो कि एनोड माइनस कैथोड क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर इसको नेगेटिव एक्सटेंड करते हैं देन व्हाट हैपन एक्चुअली, इट if it is expanded negative then here it comes। मतलब कि इस पोटेंशियल पे Vs जिसको बोलते हैं, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पे फोटो करंट कितना हो रहा है, जीरो। समझ में आ रही होगी चीजें। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पे दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या देखा गया, दो चीजें होती हैं यहाँ पे कि अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दिया जाता है, ठीक है ना, इफ फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट फॉर ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक, उस सिचुएशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है। एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी के करंट लिए करंट क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है आई मैक्स। फिर आप कितना भी पोटेंशियल ये बढ़ाओ, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या है, एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज सैचुरेशन करंट। अब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे बाय कीपिंग द फोटो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट, उस सिचुएशन में क्या होता है, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, बट वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी so the saturation current increases। so if you can write intensity I2। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए, इसको जो सैचुरेशन करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर इंटेंसिटी। सो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है ना, फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं तो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इंटेंसिटी के। ऐसे ही अगर हम एक फिक्स्ड इंटेंसिटी के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, मान के लो वी आर कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज kept constant। ठीक, तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन हो गई, मान के चलो इंटेंसिटी I, करंट फोटो करंट, ठीक, और दिस इज फ्रीक्वेंसी लेट्स से न्यू, ठीक, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अभी क्या हो रहा है, नाउ आई एम कीपिंग द इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड। उस सिचुएशन में क्या होता है, नाउ इन दिस सिचुएशन दिस, और आप ऐसे समझो, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 Vs2 and Vs1। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ν1, ν2 एंड ν3। अब ये बताओ, यहाँ आप लॉजिकली समझ भी पा रहे होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, S3 का, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ν3। सो ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ से इंटेंसिटी चेंज करोगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और सैचुरेशन करंट चेंज होगा, वो भी अभी अपन को समझ में आ गया। और यहाँ से अपन को समझ में आ रही है, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं कांस्टेंट रख देता हूँ तो इस फोटो इलेक्ट्रिक का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल इन्हीं चीज़ों पे बनेंगे कि अगर मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, अब आपको बोला जाता है कि करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए लॉजिकली, ठीक है ना, और आपको याद भी होनी चाहिए कि किसका वेरिएशन किसकी वजह से कैसे होता है। दैट शुड बी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है ना, उस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक जो सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ ऑब्जर्वेशंस थे आइंस्टीन के। Similarly, also Einstein studied the maximum kinetic energy of photoelectric current, photoelectron with frequency. So the graph of Kmax क्या है, maximum kinetic energy versus new frequency। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस पे, तब तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उससे ज़्यादा की लाइट स्ट्राइक करेगी, देन ऑटोमेटिकली जो बाकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो द ग्राफ लुक्स लाइक समथिंग दिस। अगर दूसरा मेटल सरफेस है तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको अपन बोल सकते हैं वी थ्रेशोल्ड, इस पर डिपेंड करेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी 0। दूसरे मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, तो दिस एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज लेट्स से मेटल 1, मेटल 2 एंड मेटल 3। तो अलग अलग तरीके लिए ये क्या, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3 एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1। समझ आ रही चीज़ें। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। एक और ऑब्जर्वेशन जो आइंस्टाइन ने यहाँ पे किया वो ये था दैट देयर वाज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन और लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जब लाइट स्ट्राइक कर रही है तुरंत इमीडिएटली देयर वाज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, देयर वाज इमीडिएटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर लाइट स्ट्राइक की, गिरती रही फिर थोड़ी देर बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया या फोटो इलेक्ट्रॉन निकले। सो दीज वर ऑल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय आइंस्टीन। ठीक है, सो द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक emission is an instantaneous phenomena। ठीक, इसमें टाइम नहीं लगता। इन्हीं चीज़ों को, ये क्या है, सब रिजल्ट हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इन चीज़ों को सबको आप वेव नेचर से कनेक्ट करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उस टाइम पे लाइट का जो वेव नेचर है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वेव नेचर के हिसाब से देखो क्या होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड किसका, यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका एम्पलीट्यूड। तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा E इंटू ई।
तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ई बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, के मैक्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, अगर कोई सी भी लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी अगर हम गिराते हैं तो उसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि लो फ्रीक्वेंसी की लाइट बट हाई इंटेंसिटी अगर करके गिराया जाए, देन एवरी टाइम देयर शुड बी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बट देयर वाज नो इमिशन सच ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आती चीज़ें, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ भी था नहीं। तो इस तरह से चीज़ें थी कि मतलब एक लाइट का जो वेव नेचर था वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफेक्ट को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। फिर बाद में क्या किया, आइंस्टीन ने ही प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी जो फॉर द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए हॉट बॉडी। तो उन्होंने कहा कि जो हॉट बॉडी है वो एनर्जी रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, एंड दैट इज कॉल्ड पैकेट ऑफ एनर्जी, इज इट, पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसको बोलते हैं क्वांटम, एक पैकेट को क्वांटम। और इसकी जो एनर्जी होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज गिवन बाई h into nu। सो मतलब एनर्जी ऑफ वन पैकेट ऑफ वन पैकेट जिसको क्वांटम बोलते हैं, दैट इज गिवन बाई h न्यू। न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वांटा। इसी को आइंस्टीन ने फोटोन भी नाम दे दिया। तो एक फोटोन क्या है, फोटोन के बारे में भी थोड़ा आपको समझना चाहिए। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। इट इज सिंपली लाइक, ऐसे समझो कि आप पैकेट, क्वांटम ही फोटोन है एग्जैक्टली। पैकेट, फोटोन भी क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। और इसका मास अपन लिख सकते हैं mc² इज इक्वल टू ई, दैट इज इक्वल टू h न्यू। तो इसका मोमेंटम भी होता है दैट इज इक्वल टू h न्यू बाई c। ये मोमेंटम हो जाता है जिसको अपन h बाई लैम्डा बोल सकते हैं। मास होता है, मास ऑफ दैट इज h न्यू बाई c², ये मास हो जाता है फोटोन का। तो फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन का मोमेंटम होता है, मास होता है, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो हायर इज द फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसे समझो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना था उसको लाइट का वेव नेचर पूरी तरह से फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में। फिर आइंस्टीन ने इसी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक की क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके एक फोटोन कंसेप्ट डिफाइन किया और बताया कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है, और जो पार्टिकल है उसको, एक छोटा सा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको एक फोटोन बोल सकते हैं। और फोटोन का एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। उस पैकेट को नाम दे दिया फोटोन, और फोटोन की एनर्जी हम बता सकते हैं E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें क्या होगा, एक फोटोन अगर स्ट्राइक करेगा तो वो पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रही चीज़ें। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। तो जो अभी मेटल सरफेस को वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर उतनी एनर्जी का फोटोन होगा, मतलब एक फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होगी, तभी वो उतनी एनर्जी सप्लाई कर पाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करा पाएगा। अदरवाइज उसकी एनर्जी अगर कम हो गई तो क्या होगा, फिर एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएगा उतना, और देयर विल बी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर, है ना, इफ न्यू फोटोन इज ग्रेटर देन न्यू थ्रेशोल्ड, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो h न्यू द एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को मिली, माइनस वर्क फंक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, ये कहाँ यूज हो गई, उसको बाहर आने में। बाकी जो एनर्जी होगी दैट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे मैच करता है। तो ये इस तरह से चीज़ है। यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वो सब चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्यों, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दौड़ के, समझ में आ रही ना चीज़ें, उसको तुम्हें रोकना है, वो भी एनोड पे पहुंच ना पाए। तो उसके लिए हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, यू कैन सी इट्स डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ओनली, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए।
और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इट्स डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, क्लियर ना. Threshold frequency, work function, that should be also clear. Variation of maximum kinetic energy, stopping potential, and जो हमारा ये ग्राफ था दिस, तो यहाँ पर भी सैचुरेशन करंट में एक और आपको थोड़ा सा बता दूँ, तो इसमें क्या रहता है कि अगर हमारे पास जो फोटोन और लाइट स्ट्राइक कर रही है उसकी पहली बात तो फ्रीक्वेंसी शुड बी सफिशिएंट और आई विल से शुड बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब तो कुछ फेनोमेना ऑब्जर्व होगा, तभी हम कुछ बात कर सकते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी ही लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तब तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना वहाँ पे होगा ही नहीं. और अभी आइंस्टीन की जो प्लांक क्वांटम थ्योरी यूज़ करके उसने फोटोन की थ्योरी दी आइंस्टीन ने, तो उस हिसाब से आपको ये भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये सब चीज़ें हुआ कैसे. यहाँ पे एक और है जो फोटो सैचुरेशन करंट में थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ. सैचुरेशन करंट एक्चुअली में इसमें होता क्या है, ये जो कैथोड रे ट्यूब है ना, ठीक है ना, यहाँ पे ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी, दौड़ करके कैथोड से एनोड पे पहुँच गए और सिस्टम में सर्किट कंप्लीट कर दिया, करंट फ्लो होने लग गया. लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, क्योंकि कुछ के पास एनर्जी बहुत कम है, ठीक है ना, एनर्जी बहुत कम है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर ही इकट्ठे होते रहते हैं, उनके पास वो आगे क्यों जाएं, अब वो जा ही नहीं पाते आगे. सम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सम लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कलेक्टेड हियर. अब इसी को अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इनको खींचेगा. समझ में आ रही चीज़ है, तो खींचेगा तो मतलब जब जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या होगा, यही चीज़ थी कि यहाँ पे ये पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, तो ये जो करंट है अपना वो बढ़ता जा रहा था. समझ में आ रही ना चीज़ें. सो दैट्स वाई दिस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बढ़ाने से ये क्या हो रहा है, ये करंट, ये क्या है, आई करंट वर्सेस वी पोटेंशियल फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है. पर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे ये पोटेंशियल क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है और मोस्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं. तो इसलिए ये पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पहुँचेंगे और करंट विल इंक्रीज, ठीक है ना. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं होंगे. एक टाइम आएगा कि जो भी एक जीरो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकला वो भी यहाँ पहुँच गया. अब आप ये पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा है ना, तो दैट्स वाई नो फर्दर इलेक्ट्रॉन कैन बी लाइक इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग दिस. तो उस सिचुएशन में ही एक मैक्सिमम करंट आ जाता है. मैक्सिमम करंट क्या है कि फोटोन स्ट्राइक किए और पर सेकंड, जैसे मैंने कहा कि 20 या n इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से इमिट हो रहे हैं और n इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ही यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं. तो अब तो आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन, n से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते पर सेकंड. तो दैट्स वाई योर करंट will become constant or maximum and that is called saturation current. तो वो कब बढ़ेगा, जब यहाँ पे इंटेंसिटी आप बढ़ा दोगे. तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप पर सेकंड जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएंगे, तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ये कुछ चीज़ें थी फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना के बारे में, जो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए. टर्म्स क्या हैं, किसका कनेक्शन किससे है, कौन सी क्वांटिटी किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, क्यों डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, क्या वेरिएशन है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. एक फोटोन, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं. फोटोन, इसका रेस्ट मास 0 है, ठीक है ना. मतलब ऐसे समझ लो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, आप सीधा आएगा, स्ट्राइक करेगा, आपको एनर्जी फील होगी, हीट, यू विल फील द हीट, नॉट ओनली फॉर वन फोटोन, मनी लाइक फोटोन से स्ट्राइकिंग, बट कुछ देखोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट मास. मतलब ये समझो कि पैकेट है, ट्रांसफर की और खत्म, समझ में आए, एनर्जी ट्रांसफर और खत्म, ठीक है. सो दैट इज व्हाट. तो रेस्ट मास इसका 0 रहता है, एनर्जी हो जाती है इस फोटोन की E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो न्यू फ्रीक्वेंसी का अगर इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन होगा तो फोटोन होगा, उसकी एनर्जी ये हो जाती है, ठीक है. मास अभी अपन को समझ में ही आ गया और मोमेंटम भी समझ में आते हैं. इसकी एनर्जी को अगर हम लिखें E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है. तो कभी कभी अगर हमें वेवलेंथ दे रखी होती है तो हम लैम्डा के टर्म्स में, तो यहाँ पे H क्या है, प्लांक कांस्टेंट,
दैट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड. सी स्पीड ऑफ लाइट, ये तो सबको समझ में आती होगी, ठीक है ना. इसकी अगर हमें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन में, तो एच सी की हम वैल्यू रखे देश और सी की स्पीड की और कन्वर्जन करके सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आ जाता है बेसिकली 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू याद रखने का. तो जब भी आपको लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में दे दिया जाता है तो आप सीधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दिस. इसकी जगह अब आपको हर जगह रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये रखो. जैसे मैं कहता हूँ लेट्स से लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई 6000, और ये किस में आएगी, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट विल बी, यू कैन सिंप्लीफाई इट, ठीक है ना. जो भी है E विल बी लाइक 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इतनी एनर्जी आ जाएगी, समझ में आ रही चीज़ें. अगर लेट्स से W क्या है, वॉट, मतलब पावर, एक सोर्स है जो इतनी पावर इजेक्ट कर रहा है, इमिट कर रहा है पर सेकेंड. तो इसमें से कितने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो एक फोटोन की मतलब लाइक एनर्जी क्या होती है, एच न्यू. सो लेट्स से n फोटोन आर इमिटिंग पर सेकेंड, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड विल बी इक्वल टू व्हाट, n h nu, that is equal to W. So number of photons emitting per second is E by h nu watt. ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड. तो ये चीज़ें थी कुछ आपको फोटोन के बारे में, ये आपको समझ में आने चाहिए. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए. कौन सी क्वांटिटी कैसे वेरी कर रही है, दैट शुड बी क्लियर. तो if you are clear up to here, that will be like sufficient for you to understand photoelectric effect. Let me solve some example जो कि पुराने नीट में पूछे गए हैं या मेडिकल एग्जाम में पूछे गए, तो आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कि हाँ किस लेवल के और कैसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके, लेट्स सी सम एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पुराने नीट और मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. The work function of photoelectric material is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause photo emission from the substance is approximately. तो देखो सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे तुम्हें वर्क फंक्शन दे रखा है, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा पूछा गया है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हें पूछी गई है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मैं बोल सकता हूँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो वो कितना हो जाता है, हमें पता है फाई इज इक्वल टू व्हाट, एच सी बाई लैम्डा मैक्स. और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू होती है, दिस इज 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. तो हमें लैम्डा पूछा गया है, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में सीधा आ जाएगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसल, एंड दिस विल बी इन एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ से कितना आ जाता है, इट्स फॉर 3100 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट विल बी 3310 nanometer. तो दिस इज द आंसर actually to the longest wavelength. So that will match with the option D. Next question number 2. तो यहाँ पे देख सकते हैं easy question. All right, see question. Next question. When light of frequency 2 nu naught, where nu naught is the threshold frequency, is incident on metal plate, the maximum velocity of the electron emitted is v1. Okay, when the frequency of the incident radiation is increased to 5 v naught, the maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2. तो अभी पूछा गया the ratio of v1 by v2, the problem you can read it there. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू थ्रेशोल्ड कितना है, न्यू नॉट. जब फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट गिराया जाता है तो ये क्या होगा, एनर्जी 2
h nu naught minus work function phi will be equal to what? H nu naught, because threshold frequency is this. So minus h nu naught is equal to m v1 square by 2. This implies m v1 square by 2 is equal to how much? This is h nu naught. नेक्स्ट केस में कह रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी को 5 न्यू नॉट कर दिया जाता है, न्यू फ्रीक्वेंसी बिकम 5 न्यू नॉट, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? दिस 5 माइनस न्यू नॉट, सो दैट मीन्स 4h न्यू नॉट इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ से देख सकते हैं v1 बाई वी टू, सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो 4 में कैंसिल हो जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी सिंपली v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1 बाई 2. So the ratio of v1 by v2 will be 1:2. So that is also simple application. Okay, see the next question number 3. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है photon with energy 5 electron volt are incident on cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectron is 2 electron volt. तो मतलब जब फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन के मैक्स इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 थ्रेशोल्ड कितना आ गया, वर्क फंक्शन कितना आ गया? दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सीधा सीधा यहाँ से, बिकॉज के मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम दिस माइनस थ्रेशोल्ड. ठीक है, when photon of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectron will reach the anode A if stopping potential of A relative to C. तो यहाँ पे अब ये देख लेते हैं कि K max कितना हो जाएगा. K max will be like 6 minus 5, that is 3 electron volt, that is equal to basically 3 electron volt. अब इसको, ये तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. इसको स्टॉप करना है तो हमें पोटेंशियल नेगेटिव लगाना पड़ेगा. दैट यू कैन राइट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन तो है, सो वी कैन राइट द पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सिंपली माइनस 3 वोल्ट. So that is the answer to question number 3. Okay, next question here we have, when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is given as V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is given as V by 4. The threshold wavelength of the metallic surface is. So this is the question. तो इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जब वेवलेंथ लैम्डा है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V. स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, V, जो क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसी को जब लैम्डा बाई 2 कर दिया जाता है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बिकमिंग V बाई 4. तो अभी यहाँ पे पूछा क्या गया है? द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटलिक सरफेस, इट्स बिकमिंग बेसिकली 2 लैम्डा, नॉट लैम्डा. इसको जब 2 लैम्डा कर देते हैं तब ये हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल V बाई 4. तो अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. देखो इसमें क्या लिखेंगे? HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड, या फिर मैं सीधा इसका 5 वर्क फंक्शन निकाल लेता हूँ. दिस इज इक्वल टू व्हाट? EV, रिलेशन 1. नेक्स्ट केस में हो जाएगा बाई 2, वेवलेंथ क्या हो गई? 2. तो HC बाई 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू EV बाई 4. हमें क्या पूछा गया? थ्रेशोल्ड. तो मैं इसको, दिस इज रिलेशन 2, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड सिंप्लीफाई कर देता हूँ. तो ये इक्वेशन 1 तो हो जाती है सिंपली HC बाई लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू EV. सेकेंड हो जाएगा 2HC बाई लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू EV. अब मैं सिंपली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. देन इट विल बी बिकमिंग व्हाट? HC बाई लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0. तो वर्क फंक्शन आ जाता है अपने पास 3 HC बाई 3 लैम्डा एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? HC बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड. दिस इम्प्लाइज लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू व्हाट? 3 लैम्डा. तो ये भी अपने पास आंसर आ गया. तो यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा कैलकुलेशन वाले भी होते हैं, बट अगर आपको चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक अप्रोच समझ में आती हैं, तो
It's like easy, straightforward problems are there. Okay, see the next problem here. So if the alright, when the energy of incident radiation, you can read it there, is increased by 20%, the kinetic energy of photoelectron emitted from metal surface increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. Work function of the metal. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस बाय 20%. ठीक है ना. सो क्वेश्चन हियर इट्स लेट्स से एनर्जी इज E, energy of incident radiation, then work function is phi, then energy of okay, the kinetic energy of photoelectrons emitted, so work function then kinetic energy K is equal to 0.5 electron volt. तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, E minus phi is equal to 0.5 electron volt. नेक्स्ट केस में कह रहा है एनर्जी E is increased by 20%, means it become 1.2 E, so that means like 1.2 E minus phi, then it become basically 0.8 electron volt. क्लियर. 0.8 वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. तो ये पूछा गया आपको वर्क फंक्शन. ऑल राइट, तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपन को चाहिए बेसिकली वर्क फंक्शन. इट्स ऑल राइट. सो इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 2 minus 1, then it will become what, 0.2 E, 5 gets cancelled, is equal to how much, 0.3 electron volts. That means E is equal to 1.5 electron volt. इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास phi आ जा रहा है, that is 1 electron volt. तो इसका मतलब ये क्या आ गया, थ्रेशोल्ड. और यहाँ पे पूछा क्या गया है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और दैट इज व्हाट एग्जैक्टली, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सीधा आंसर है, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है इसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ए photoelectric emission from certain metal, the cut-off frequency is nu. If radiation of frequency 2 nu impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of emitted electron will be. तो इस सिचुएशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो न्यू थ्रेशोल्ड है दैट इज गिवन एज न्यू, और अगर इफ न्यू इंसिडेंट इज इक्वल टू 2 न्यू इंसिडेंट, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है. तो इसमें क्या लिखेंगे, 2h nu minus h nu is equal to half mv square. सही है ना. यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया, h nu equal to m v square by 2. This implies v is equal to 2h nu by m under root. तो सीधा सा प्रॉब्लम है, देखो बहुत आसानी से. This is h nu and this is speed, and that matches with option A. Okay, so here we have next problem. A monochromatic radiation emitted when electron on hydrogen atom light, it's basically okay, it's depending on like one more topic that we will see. Okay, so if the movement of electron, de Broglie wavelength, it's okay. See here another problem. Two radiations of a photon energy 1 electron volt and 2.5 electron volt are successively illuminate a photosensitive metallic surface of work function 0.5 electron volt. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक सरफेस को इल्यूमिनेट कर रहे हैं जिसमें है वर्क फंक्शन इज गिवन एज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो काइनेटिक एनर्जी K1 कितना हो जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो रेशियो कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज बेसिकली 1/4, इट्स K1 by K2. दिस इम्प्लाइज speed ratio is v1 by v2 is equal to 1/2, and that's what it is asking. तो यहाँ पे पूछा गया है the ratio of maximum speed of emitted electrons, that will be v1 by v2 will be 1:2. तो यहाँ पे देख सकते हैं. Okay, next question here, you can read it there. Photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum.
तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पावर, इंटेंसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल। तो यहाँ पे रहता है जब फोटो इलेक्ट्रिक emission occur only when incident light has more than a certain frequency, right, more than threshold frequency। तो ये आप देख सकते हैं like these are all application of photoelectric effect। So hope this topic should be clear to you, and these problems, try more problem based on it. Thank you.